तो आज हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हम पढ़ रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट वेल्डिंग। वेल्डिंग में आज हमारा है अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस। आज जो हम शुरू कर रहे हैं अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बनेगा वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। हमने इससे पहले जो हमारी आर्क वेल्डिंग थी, गैस वेल्डिंग थी, उसके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। तो क्या है, ये ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? वेल्डिंग का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पार्ट्स को, जो हमारे पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। हीटेड प्रोसेस, हीट करके फ्यूजन से हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है। हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ए ग्रुप वेल्डिंग प्रोसेस। क्या है? एक ग्रुप वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम पार्ट्स को वेल्ड करते हैं। पार्ट्स को वेल्ड करते हैं हीट करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट्स को हीटेड करते हैं। किससे करते हैं? जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है। हम क्या करेंगे, फ्यूजन टेम्परेचर के साथ हम सबसे पहले अपने पार्ट्स को, जिन पार्ट्स को हम वेल्ड करना चाहते हैं उन पार्ट्स को क्या करेंगे, हीटेड करेंगे फ्यूजन टेम्परेचर के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है वर्कपीस का, उसमें करंट फ्लो करवाएंगे। हम क्या करेंगे, जो वर्कपीस होगा वहां पे क्या करवाएंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे। फिर हम करेंगे स्क्वीज। जो भी हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट होगा हम उस ज्वाइंट को, मटेरियल को स्क्वीज कर देंगे प्रेशर की सहायता से और ज्वाइंट हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि ज्वाइंट जुड़ जाएगा। जो हम वेल्ड करना चाहते हैं वो वेल्ड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। क्या होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग? क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ, it is a group of welding process. It is a group of welding process in which it is a group of welding process in which parts to be welded are, in which parts are welded to be first heated by fusion temperature, by fusion या फिर heated to the fusion temperature, to the fusion temperature, to the fusion temperature, to the fusion temperature, to the fusion temperature by the resistance of work piece, by the resistance of workpiece, by the resistance of workpiece to workpiece, ठीक है, by the resistance to workpiece to the flow of electric current, to the flow of electric current and squeeze by mechanical pressure, to weld। तो अब देखो हमने क्या बात की है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। हम बात कर रहे हैं यहां पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है। तो हमने क्या बोला, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, कि ये ग्रुप होता है, वेल्डिंग प्रोसेस का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हम पार्ट्स को वेल्डेड करते हैं। कैसे करते हैं? टू बी फर्स्ट हीटेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो पार्ट्स है, जिस पार्ट को हमने वेल्ड करना है उन पार्ट्स को हीटेड करते हैं टू द फ्यूजन टेम्परेचर। जो हमारा फ्यूजन टेम्परेचर होगा यानी कि हीटिंग टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर तक हम क्या करेंगे, हमारे वेल्डेड ज्वाइंट को, जो हम पार्ट्स को जोड़ना चाहते हैं, जिन पार्ट्स को हम वेल्ड करना चाहते हैं, उन पार्ट्स को हम फ्यूजन टेम्परेचर तक, जो हमारा हीटिंग टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर तक हम क्या करेंगे, अपने पार्ट्स को हीटेड करेंगे। उसके बाद बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वर्कपीस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम टेम्परेचर तक हीटेड करेंगे ना, हमने बोला है फ्यूजन टेम्परेचर तक हम अपने पार्ट्स को हीटेड करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक
करंट पे फ्लो करवा के, वो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका फ्लो करवाएंगे वर्कपीस को, जो वर्कपीस रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है, उस वर्कपीस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो करवाएंगे। उस फ्लो की वजह से क्या होगा, फ्यूजन टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और हमारा जो वर्कपीस है वो हीटेड होगा। एंड उसके बाद जैसे हमने सारा कुछ कर दिया, हमने हीटेड कर दिया, टेम्परेचर उस पे अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वीज, हम क्या कर देंगे उस ज्वाइंट को, जो हमारा हीटेड ज्वाइंट हो चुका है जिसको हम वेल्ड करना चाहते हैं, उस ज्वाइंट को हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे, हीट करेंगे, ठीक है, ज्वाइंट को हमने हीट किया। उसके बाद हम करेंगे स्क्वीज, स्क्वीज यानी कि उसको क्या कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे मैकेनिकल प्रेशर की सहायता से, और हमारा ज्वाइंट क्या हो जाएगा, जो हम पार्ट्स वेल्ड करना चाहते हैं वो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, वेल्डेड हो जाएगा। तो ये बात की हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, ठीक है। रेजिस्टिंग वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, फ्यूजन टेम्परेचर पर हमारे वर्कपीस को, हमारा जो वेल्ड करना चाहते हैं पार्ट, उसको हीटेड करेंगे, ठीक है। हीटेड कैसे करेंगे, बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वर्कपीस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा के हम क्या करेंगे, हमारे वर्कपीस को हीटेड करेंगे और उसके बाद हम उसको स्क्वीज कर देंगे मैकेनिकल प्रेशर की सहायता से, जिससे कि हमारा ज्वाइंट क्या हो जाएगा, जो हम पार्ट्स वर्कपीस हम जोड़ना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, एक ग्रुप है वेल्डिंग का जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे वर्कपीस को हीटेड करेंगे, जो हमारा वर्कपीस है, जो हम पार्ट्स को जोड़ना चाहते हैं उन पार्ट्स को हम हीटेड करेंगे फ्यूजन टेम्परेचर तक बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वर्कपीस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाएंगे, फिर उसके बाद हम स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज कैसे करेंगे, मैकेनिकल प्रेशर की सहायता से हम पार्ट्स को क्या कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे और वो पार्ट क्या करेंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, आपस में वो क्या हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे, आपस में वो पार्ट क्या हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारा है, इसमें आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे हमने ये डेफिनेशन लिखी है, सेम डेफिनेशन इसी तरह आ जाएगी प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, तो जैसा कि आपको बताया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या है, एक वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो वर्कपीस होता है, हमारे जो पार्ट्स होते हैं, जिस पार्ट्स को हम वेल्ड करना चाहते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, हीटेड करते हैं फ्यूजन टेम्परेचर पे। फ्यूजन टेम्परेचर से हम हीटेड करते हैं, कैसे करते हैं, बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वर्कपीस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा के हम क्या करते हैं, हमारे वर्कपीस को हीटेड करते हैं, उसके बाद स्क्वीज कर देते हैं, उससे हमारा क्या बन जाता है, ज्वाइंट बन जाता है, एक वेल्ड हो जाता है पार्ट, उसको हम बोल देते थे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी क्या आ जाएगा, सेम यही है कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे। हमने क्या करना है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, हमने उस इलेक्ट्रिक करंट को हाई टेम्परेचर के साथ क्या करवाना है, पास करवाना है। किसमें से पास करवाना है, जो पैसेज है, जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के बीच में से क्या करवाना है, उसको पास करवाना है, ठीक है। जैसे कि हम आपको उसमें बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हीटेड करना है। हीटेड करना है, कैसे हीटेड करना है, अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाएंगे तभी हमारा वर्कपीस क्या होगा, हीटेड होगा। फिर हम उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, जिससे कि वो ज्वाइंट बनेगा। इस जो रिलेशन हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट प्रोड्यूस होती है प्रिंसिपल में, काम पे चलता है, ये चलता है कि फॉर्मूले पे, यानी कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RP, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, वो क्या करता है, इस रूल पे या इस फॉर्मूले पे क्या काम करता है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। यहां पर H का मतलब क्या है, H का मतलब है टोटल हीट जनरेटेड इन द वर्क। H का मतलब है टोटल हीट, जो हमारी H है ना, H का मतलब है टोटल हीट जनरेटेड इन द वर्क,
जो हमारा वर्कपीस है उसके अंदर जो टोटल हीट प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, उसका मतलब है H, ठीक है। और I का मतलब यहां पे है इलेक्ट्रिक करंट। I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम बात करते हैं यहां पर R की। R का मतलब क्या है? R का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द ज्वाइंट। R का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द ज्वाइंट, ठीक है। और बचा हमारे पास T। T का मतलब क्या है? T का मतलब है टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द ज्वाइंट। T क्या है? टाइम, ठीक है। T का मतलब है टाइम फॉर विच, ठीक है, टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, द इलेक्ट्रिक करंट is passing through the joint, ठीक है। तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, सेम हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जैसे हमने पढ़ा वही सेम चीज होगी। उसके अंदर क्या होगा, ये फॉर्मूले पे काम करेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H का मतलब होता है टोटल हीट, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द ज्वाइंट, T का मतलब है टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द ज्वाइंट। इसके अंदर जो हमारा करंट हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है करंट की? वो होती है 15,000 एम्पियर। जो हमारी डेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है 15,000 एम्पियर। जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में करंट का फ्लो करवाते हैं, ठीक है, वो हाई डेंसिटी के साथ हमारा करंट फ्लो करता है। वो हाई डेंसिटी करंट कितना होता है? 15,000 एम्पियर। और जो वोल्टेज होती है कितनी वोल्टेज पे करता है? 10 वोल्ट, ठीक है। जो इसकी वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 10 वोल्ट, सॉरी 1.0 वोल्ट, ठीक है। जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.0 वोल्ट। समझ में आया कि हमने क्या बोला है कि इसके अंदर जब हम हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारे वर्कपीस के अंदर हम वेल्डिंग ज्वाइंट करना चाहते हैं, तो उस दौरान जो करंट का फ्लो करता है, हाई करंट डेंसिटी, जो हाई डेंसिटी ऑफ करंट होता है वो होता है 15,000 एम्पियर। जो डेंसिटी होती है यानी कि हाई डेंसिटी ऑफ करंट जो होता है इस ज्वाइंट के अंदर, इस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर, वो होता है 15,000 एम्पियर। कितनी वोल्टेज पे? ये तो हाई होता है, लेकिन ये क्या होती है? लो वोल्टेज। वोल्टेज कितनी होती है? 1.0 वोल्ट। वोल्टेज होती है 1.0 वोल्टेज। और टाइम लेता है पास होने में, मतलब वर्कपीस में से गुजरने में जो टाइम लेता है वो होता है, टाइम कितना होता है? 0.25 सेकंड। 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड टू हीट द मेटल प्लास्टिक सेल, कि जो हमारी मेटल है उसको हीट करने के लिए, प्लास्टिक स्टेज तक हीट करने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हम करंट फ्लो करवाते हैं उसकी डेंसिटी होती है करंट फ्लो की 15,000 एम्पियर। और जो लो यानी कि उसकी वोल्टेज होगी वो होगी 1.0 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट। और टाइम कितना होगा? पासिंग होने का टाइम होगा 0.25 सेकंड। हीट मेटल को हीट करने के लिए प्लास्टिक स्टेज तक, मेटल को हीट करने के लिए प्लास्टिक स्टेज तक, ठीक है। तो ये जस्ट प्रोसेस होगी। जैसे इस प्रोसेस में हमने करंट को फ्लो करवाया, उसके बाद क्या करेंगे? हम करंट को ऑफ कर देंगे। हम क्या करेंगे? करंट को ऑफ कर देंगे, जो भी प्रेशर होगा उसको रिलीज कर देंगे और हमारे ज्वाइंट को क्या करेंगे? कूलिंग होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? मजबूत, यानी कि वो मजबूत बन जाएगा वेल्डिंग ज्वाइंट। तो एक बार फिर से देखो, हमने क्या बात की? प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है ये एक वेल्डिंग ग्रुप होता है वेल्डिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारे वेल्डेड पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को हम हीटेड करते हैं टू द फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन टेम्परेचर तक हम, फ्यूजन टेम्परेचर से हम क्या करते हैं? हीटेड करते हैं बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वर्कपीस टू फ्लो ऑफ करंट, कि फ्लो ऑफ करंट करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वीज करवाएंगे। हमारे ज्वाइंट जो हमारा जो पार्ट्स हैं, वेल्डिंग पार्ट्स हैं, हम उन पार्ट्स को स्क्वीज करेंगे मैकेनिकल प्रेशर की सहायता से, और हमारे पास क्या बन जाएगा? एक हमारे पास एक वेल्डिंग ज्वाइंट बनकर आ जाएगा, हमारे पास एक वेल्ड हो जाएगा ज्वाइंट। प्रिंसिपल में हमने बात की, सेम कोई डेफिनेशन। उसके बाद हमने बात की कि ये
इस पे काम करता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H का मतलब टोटल हीट, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट और T का मतलब टाइम फॉर व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द जॉइंट। T मतलब वो टाइम जितने टाइम में इलेक्ट्रिक करंट पास किया है हमारे जॉइंट के अंदर से। तो हमने इसमें बात की कि जब हम जॉइंट के अंदर से यानी कि वर्कपीस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो हाई डेंसिटी करंट के साथ क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। तो हाई डेंसिटी करंट की जो होता है वो होता है 15,000 एम्पीयर। ठीक है, कि इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द स्केयर ऑफ करंट पास थ्रू द जंक्शन, कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो डिपेंड करती है कि करंट किस तरीके से, कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी प्रेशर के साथ, कितने स्पीड के साथ करंट फ्लो कर रहा है। तो जो हाई डेंसिटी करंट होगा हम फ्लो करवाएंगे अपने वर्कपीस के अंदर से हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो होगा 15,000 एम्पीयर। ठीक है, और वो 15,000 एम्पीयर कितनी वोल्टेज पे करेगा, वोल्टेज हो जाएगी कम, जो अपना करंट है डेंसिटी वो तो हाई होगा यानी कि 15,000 एम्पीयर, लो वोल्टेज यानी कि 1 वोल्ट होगा, और जो टाइम लेगा पास होने में वो टाइम होगा 0.25 सेकंड। पास होने में कितना टाइम लगेगा, 0.25 सेकंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवा दिया, फिर हम क्या करेंगे, द करंट इज फर्स्ट कट ऑफ, हम क्या कर देंगे, करंट को कट ऑफ कर देंगे, एंड देन प्रेशर इज रिलीज टू गेट ऑन कूलिंग सॉलिड स्ट्रेंथ जॉइंट, और उसके बाद हम प्रेशर को रिलीज कर देंगे ताकि हमारा जो जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो ये हमने बात की रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना कि क्या होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कि आपको लास्ट में पता है ना, पता लग गया कि हमारा जो करंट की डेंसिटी होगी 15,000 एम्पीयर हो जाएगी, वोल्ट 1 वोल्ट होगा, टाइम जो पासिंग करने में लगेगा वो 0.525, ठीक है 25 सेकंड लगेगा। जब हमने करंट फ्लो करवा दिया तो हम करंट को क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, प्रेशर को रिलीज कर देंगे ताकि हमारा जॉइंट क्या करे, कूलिंग स्टेज में आए, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, मतलब वो सॉलिड स्टेट में आ जाए। उसके बाद अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये तो हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, कि जो हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं इस वेल्डिंग की एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है हाई प्रोडक्शन रेट। सबसे पहली जो एडवांटेज होगी वो होगी हाई प्रोडक्शन रेट, हाई प्रोडक्शन रेट। ठीक है, हाई प्रोडक्शन रेट मतलब कि जो जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज करते हैं किसी ऑपरेशन को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए प्रोडक्शन हाउस में यूज करते हैं जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, तो इस दौरान क्या होती है, हाई प्रोडक्शन रेट, यानी कि जो उत्पादन की क्षमता होती है, वो उत्पादन की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की सहायता से ज्यादा उत्पादक जो अपनी उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं, उत्पाद पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई प्रोडक्शन रेट की जो हमारी दर होगी प्रोडक्शन की वो क्या होगी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, नो फिलर रोड एंड फ्लक्स इज नीडेड। ठीक है, नो फिलर रोड और फ्लक्स इज नीडेड, यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर ना तो हमें फिलर रोड की ज्यादा जरूरत होती है ना ही फ्लक्स की। ठीक है, फिलर रोड की और फ्लक्स की हमें जरूरत नहीं होती रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या है, वेरी स्मॉल स्किल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। वेरी स्मॉल स्किल इज required to operate the resistance welding। ठीक है, resistance welding, to operate the resistance welding। ठीक है, welding machine, resistance welding machine। मतलब हमने इस पॉइंट में क्या बोला है
कि वेरी स्मॉल स्किल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन, कि जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन होती है उसको ऑपरेट करने के लिए थोड़ी सी स्किल भी अगर है तो ऑपरेटर क्या कर सकता है, आसानी से उस रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन को चला सकता है, उससे रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम है क्या सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल। सेमी ऑटोमेटिक equipments are available। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, कि इस प्रोसेस में जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास ऐसे भी मौजूद होते हैं जो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि जिन पे हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की, ज्यादा जोर लगाने की, ज्यादा लेबर करने की ज्यादा जरूरत नहीं, यानी कि ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं कि खुद चलने के लायक खुद होते हैं, ऑटोमेटिक। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमने पॉइंट लिखे, कौन से पॉइंट लिखे हमने, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। तो इसमें हमने क्या लिखा कि सबसे पहला पॉइंट हाई प्रोडक्शन रेट, कि जो उत्पादन क्षमता होगी, जो उत्पादन की दर होगी वो ज्यादा होगी रेजिस्टेंस वेल्डिंग जब हम करेंगे। उसके बाद नो फिलर रोड और फ्लक्स इज नीडेड। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर ना तो हमें फिलर रोड की जरूरत होगी ना हमें फ्लक्स की जरूरत होगी। तीसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा, वेरी स्मॉल स्किल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन, कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम स्किल की, ठीक है, योग्यता की जरूरत हो तो भी वो ऑपरेट कर लिया जाएगा। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, सेमी इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, सेमी इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ये हमने एडवांटेज पढ़ी, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। डिसएडवांटेज ऑफ, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो कौन कौन सी डिसएडवांटेज होती है, सबसे पहली जो मेन डिसएडवांटेज होती है वो है बिगर जॉब थिकनेस कैन नॉट बी वेल्डेड। मतलब कि बिगर जॉब यानी कि जो जॉब बड़ी होती है, यानी कि बड़ी बिग जॉब होती है जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है, उस जॉब को हम वेल्ड नहीं कर सकते, उस जॉब को, उस वेल्डिंग को हम वेल्ड नहीं कर सकते रेजिस्टेंस वेल्डिंग की सहायता से। किसको, जो जॉब बड़ी होती है और जिसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद जो हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग ज्यादातर हम करते हैं सिर्फ लैप जॉइंट के ऊपर। हम किस पे करते हैं, लैप जॉइंट के ऊपर, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो इनिशियल कॉस्ट होता है इक्विपमेंट्स का, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जो हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, आपको बताया था इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक्स होंगे तो मतलब उसका खर्चा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है इस मशीन को मेंटेन रखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम सेमी स्किल्ड वर्कर होगा, उससे काम चला लेंगे, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें पूरे स्किल्ड वर्कर का, यानी कि जिसको पूरा अनुभव हो, योग्य हो, उसी वर्कर का हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो कौन कौन सी डिसएडवांटेज होगी, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आपको क्या लिखा है कि बिगर जॉब थिकनेस कैन नॉट बी वेल्डेड। बिगर जॉब थिकनेस कैन नॉट बी वेल्डेड, कि जानी ऐसी जॉब, जो जॉब क्या है जिसकी थिकनेस ज्यादा है, बड़ी है, हम उसको क्या नहीं कर सकते, वेल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने क्या बोला था कि इसका यूज हम करते हैं सिर्फ लैप जॉइंट के लिए। इट इज यूज्ड ओनली फॉर लैप जॉइंट्स। इसका हम सिर्फ यूज कहां पे करते हैं, लैप जॉइंट्स में करते हैं। उसके बाद जो इसका इनिशियल कॉस्ट होता है, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग को शुरू करने का जो खर्चा होता है, इसके इक्विपमेंट्स का खर्चा होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स इज
इज हाई, ठीक है, इक्विपमेंट्स इज हाई, इक्विपमेंट्स इज हाई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने बात की थी कि स्किल्ड पर्सन आर नीडेड फॉर मेंटेनेंस, स्किल्ड वर्कर आर नीडेड फॉर मेंटेनेंस, तो ये हमने बात की डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। बिगर जॉब थिकनेस कैन नॉट बी वेल्डेड, जिस जॉब की थिकनेस ज्यादा होती है, बड़ी होती है, उसको हम वेल्ड नहीं कर सकते। ओनली लेफ्ट जॉइंट के भी अंदर हम यूज करते हैं, तो ये भी डिसएडवांटेज है कि हम अदर जॉइंट में, जो हमारा बट जॉइंट है, जहाँ की कॉर्नर जॉइंट है, जहाँ अलग दूसरे हमारे जॉइंट है, ओवरहेड जॉइंट है, उनमें हम यूज नहीं कर सकते, तो ये डिसएडवांटेज है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की, जितने भी हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इक्विपमेंट यूज करते हैं वो होते हैं, ज्यादातर होते हैं सेमी ऑटोमेटिक, तो सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स का खर्चा भी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो डिसएडवांटेज है। स्किल्ड वर्कर आर नीडेड फॉर मेंटेनेंस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन होती है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए हमें एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है। तो ये हमने बात की डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, ये हमने बात की डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, कि कहां-कहां पे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज करते हैं, किस इंडस्ट्रीज में, किस पार्ट्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो कहां पे यूज करते हैं? सबसे पहले मेकिंग कंटेनर, जो हमारे कंटेनर होते हैं उनको बनाने के लिए, मेकिंग कंटेनर, ठीक है, कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। उसके बाद हम यूज करते हैं मेटल फर्नीचर, जो हम बनाते हैं मेटल फर्नीचर, मेटल फर्नीचर, FURNITURE, मेटल फर्नीचर, ठीक है, मेटल फर्नीचर को बनाने के लिए। इसके अलावा हम यूज करते हैं जो फ्यूल टैंक होते हैं, ठीक है, फ्यूल टैंक्स ऑफ कार्स, फ्यूल टैंक ऑफ कार्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। और हम इसका कहां पे यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं वेल्डिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, वेल्डिंग एयरक्राफ्ट में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो शीट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइनिंग ट्यूब्स, शीट्स एटसेट्रा। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, की रेजिस्टेंस वेल्डिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, मेकिंग कंटेनर्स, कंटेनर्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। मेटल फर्नीचर, जो हम मेटल का फर्नीचर बनाते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। फ्यूल टैंक बनाने के लिए, चाहे वो कार का हो, ट्रैक्टर का हो, उन फ्यूल टैंक्स को बनाने के लिए यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। इसके अलावा वेल्डिंग एयरक्राफ्ट, की एयरक्राफ्ट जो होते हैं हमारे, उनको वेल्ड करने के लिए भी हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। ऑटोमोबाइल्स के काफी ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। इसके अलावा ज्वाइनिंग ट्यूब्स, शीट, हमारी ट्यूब्स को ज्वाइन करवाने के लिए, जोड़ने के लिए, शीट्स को आपस में वेल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, उसके बाद हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, और अब हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है।